हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अदर नेम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। इससे पहले हम 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पूरा कर चुके, दूसरा चैप्टर भी हम पूरा कर चुके इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर को, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। कुछ स्टडी मटेरियल में इसका नाम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी होता है, क्योंकि यही 3 मेन इसके कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। हमारे रेस्पेक्टिव राइटर्स ने हमको ऑलरेडी बता गया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों हुए थे, इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंज क्यों लाए 1991 में, लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में इंडिया की इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, डीमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। ये मेन कंपोनेंट्स हैं इस चैप्टर के। मेरे साथ ज़रूर बने रहना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। चैप्टर आपको याद होगा। आपका जो भी कमेंट होगा, जो भी डाउट होगा, वो मुझे कमेंट में आप मुझसे पूछिए। व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहाँ पर आप फ्यूचर हेल्प के लिए मेरे व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते थे कि इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी इकोनॉमी ने एक्चुअली 1950 से ग्रोथ करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, वहीं से प्लानिंग हमारी स्टार्ट हुई। तो उस समय इंडिया की इकोनॉमी ने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। एक इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं हमारे, 3 इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमी। तो इंडिया के लीडर्स ने मिक्स इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपनाया था इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, ठीक है, जिसकी बदौलत और प्लानिंग की बदौलत इंडिया ने अपनी इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई किया, इंडस्ट्री की ग्रोथ की। यानी पहले जो गिने चुने जो प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में थे इंडस्ट्रीज़ में, कॉटन, जूट एंड टेक्सटाइल्स, अब हमारे देश में वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, वो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होने लगी, ठीक है। फूड सिक्योरिटी हमारे इंडिया में हमको महसूस हो गई, फूड सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से हमने अचीव कर ली, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में हम उस समय हमारे कंट्री में फूड सिक्योरिटी नहीं थी। हम बहुत सारा फूड ग्रेन हम फॉरेन से ख़रीदते थे, ठीक है। तो उस समय हमारा एक ये भी ऑब्जेक्टिव था कि ये फूड ग्रेन्स हम अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस कर सकें, तो हमने वो भी अचीव कर लिया। बट कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे, कुछ स्कॉलर ऐसे थे जिनका ये मानना था कि भले ही हमने इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई किया, फूड सिक्योरिटी अचीव करी, ठीक है, फिर भी उनका ये मानना था कि इकोनॉमी की ग्रोथ उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। यानी एक देश की तरक्की और देश के विकास में रुकावट पैदा करी हमारी इंडियन की जो पॉलिसी थी, जिसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। जो वो पॉलिसी थी उसने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हैम्पर किया, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिसी में रिस्ट्रिक्शन थे, रूल्स थे, है ना। तो जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हैम्पर हुई। 1991 में हमारे देश में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। 1991 में हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, यानी हमारा देश कर्जे में पूरी तरह से डूब गया था। एक्सटर्नल डेट, विदेशी कर्जे से पूरी तरह से डूब गया था। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था गवर्नमेंट के पास में कि वो उसका पेमेंट कर पाए जो उसने देश विदेश से, दूसरे देशों से उधार लिया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे कंट्री के कम होने लगे, वो गिरने लगे। यानी कि अगर हम इंपोर्ट करना चाहें किसी कंट्री से कोई भी चीज़ अगर हम ख़रीदना चाहें तो वो उसका पेमेंट हमें किस में करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में। तो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स भी हमारी कंट्री में वो कम होने लगे। इवन एक बार की इंपोर्ट का भी पेमेंट
हमारे पास नहीं था। तो जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को ने सोचा कि अब उसको अपना एक डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा और एक न्यू सेट ऑफ पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्यों अपनाया। इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्यों अपनाया, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो उसी के कारण थे। कि इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्यों अपनाया। गवर्नमेंट के पास में सबसे पहली चीज़ एनफ रेवेन्यू नहीं हो रहे थे। टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू होने चाहिए, जो कमाई होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट को नहीं मिल रहे थे। जो भी इनकम हो रही थी सरकारी कंपनियों से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। इवन कुछ PSUs तो ऐसे थे जो लॉस में चल रहे थे। ठीक है, तो कंसिक्वेंटली क्या हुआ, हमारी कंट्री का जो रेवेन्यू है, इंडियन गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो कम हुआ, बट गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि गवर्नमेंट को बेरोज़गारी, गरीबी और भी कई सारी चीज़ों पर बहुत सारा पैसा उस समय खर्च करना पड़ता था, क्योंकि देश के हालात सही नहीं थे। तो गवर्नमेंट के खर्च करना बहुत ज़्यादा मजबूरी थी। तो अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों में खर्च करती थी जहाँ से गवर्नमेंट को कोई इमीडिएट रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। जैसे कहाँ पर खर्च करती थी गवर्नमेंट, सोशल सेक्टर एंड नेशनल डिफेंस, देश की सुरक्षा के ऊपर खर्चे, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए खर्चे, ये इतने सारे खर्चे गवर्नमेंट करती थी। ये सारे खर्चे ऐसे हैं जहाँ से गवर्नमेंट को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, यहाँ से गवर्नमेंट को कोई इमीडिएट रिटर्न नहीं मिल रहा, कोई इमीडिएट रेवेन्यू नहीं मिल रहा। जो भी विदेशी मुद्रा गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्री से उधार ली हुई थी, वो पैसा भी ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च हो जाता था, कंजम्पशन नीड्स पर वो पैसा खर्च हो जाता था। तो कुल मिलाकर 1980 में गवर्नमेंट के खर्चे उसके रेवेन्यू से ज़्यादा हो गए, और इतने ज़्यादा हो गए कि अब गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ी। इसेंशियल गुड्स के प्राइसेस भी बढ़ने लगे, महंगाई आने लगी कंट्री में, इन्फ्लेशन कंट्री में शुरू होने लगा और बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स बढ़ने लगे, एक्सपोर्ट कम होने लगा। इंपोर्ट बढ़ने लगा, एक्सपोर्ट कम होने लगा, और इंपोर्ट इतना भी नहीं बढ़ा, यानी कि हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व ही नहीं था कि जितना हम उसको पेमेंट कर सकें। देन इंडिया ने अप्रोच किया IBRD को। इंडिया ने अप्रोच किया IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। यहाँ से इंडिया ने $7 बिलियन का लोन लिया। जिसके बदले में IMF और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को एडवाइस दिया कि इंडिया को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू करनी चाहिए, यानी कि दुनिया के साथ में इंटीग्रेट होना चाहिए, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करने की एडवाइस IMF और वर्ल्ड बैंक ने दी, जिसकी सलाह पे इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हमारी कंट्री में, अपनी कंट्री में स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो इंडिया की रणनीति दो तरीके से थी, एक तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स और एक थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसी। स्टेबलाइजेशन मेजर्स में इंडिया को केवल इतना करना था कि सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करने थे और प्राइसेस अंडर कंट्रोल रखने थे, यानी कोशिश करनी थी
कि प्राइसेस ना बढ़े, प्राइसेस ना बढ़े। दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज़, यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर में चेंज किया, स्ट्रक्चर में चेंज किया। इकोनॉमी की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अपनाया। नाउ सबसे पहला हम पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? देखिए, लिबरलाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं थोड़ा फ्रीडम दे देना। जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने पहले लगाए हुए थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पहले गवर्नमेंट ने दिए थे, उनको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कम कर दिया और रिस्ट्रिक्शंस को, कंट्रोल्स को कम कर दिया। और गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के कई सारे सेक्टर्स ओपन कर दिए। तो क्या क्या गवर्नमेंट ने लिबरलाइज दिया, यानी किन किन सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन लेके आई? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने किया डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सबसे पहला काम गवर्नमेंट ने किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डीरेगुलेशन किया। रिफॉर्म से पहले, जब ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, यानी कि 1991 से पहले आईपीआर 1956 में क्या था, यानी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो बहुत ज़रूरी था, विच एवरी एंटरप्रेन्योर हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल टू स्टार्ट अ फर्म, क्लोज और फर्म एंड डिसाइड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। अगर कोई नई इंडस्ट्री लगानी है तो लाइसेंस लेना है, अगर उत्पादन बढ़ाना है तो लाइसेंस लेना है। तो इसके बिना कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने इंडस्ट्री को सेटअप नहीं कर सकता था। प्राइवेट सेक्टर को कई सारी इंडस्ट्री में अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज तो, कुछ वस्तुएं तो ऐसी थी जो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ही रिजर्व कर रखी थी। और कंट्रोल्स ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कुछ खास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऐसे थे जिनकी प्राइस फिक्स करना और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसका कंट्रोल पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में था। ये था 1991 से पहले, यानी बिना लाइसेंस के इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी, ठीक है। बिना लाइसेंस के उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हो आप। प्राइवेट सेक्टर को कई सारी इंडस्ट्री में अलाउ नहीं किया था। कुछ वस्तुओं को केवल एसएसआई के लिए रिजर्व कर रखा था। और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के प्राइस कितने फिक्स होंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होगा, कैसे होगा, ये सारा कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में ही था। तो अब जो 1991 आया, नई पॉलिसी आई जिसमें लिबरलाइजेशन के फीचर्स में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीरेगुलेट किया। तो क्या करा गवर्नमेंट ने, सबसे पहले जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको ख़त्म किया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज अबॉलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट। अधिकतर सारे प्रोडक्ट्स में लाइसेंस का सिस्टम ख़त्म कर दिया, कुछ प्रोडक्ट को छोड़कर, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, कुछ नुकसानदायक जैसे केमिकल्स हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इन सब चीज़ों को छोड़कर बाकी सारे प्रोडक्ट में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि यू नीड नॉट टू टेक लाइसेंस टू सेटअप एनी इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरा काम, गवर्नमेंट ने अपने लिए केवल कौन सी इंडस्ट्री को रिजर्व रखा, वो रखा डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। केवल इन 3 चीज़ों को गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व रखा, बाकी सारी चीज़ों को उसने प्राइवेट सेक्टर के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है। कुछ वस्तुएं जो पहले एसएसआई के लिए रिज़र्व थी उसको डी रिज़र्व कर दिया, यानी कि उन गुड्स को अब हर कोई प्रोड्यूस कर सकता था। और कई सारी इंडस्ट्री तो ऐसी थी जिसमें मार्केट को अलाउ कर दिया गया कि वस्तुओं का दाम कितना होगा, यानी मार्केट में जो डिमांड और जो सप्लाई आ रही है
उसी के अकॉर्डिंग वस्तुओं का दाम तय किया जाएगा। दूसरा बदलाव लिबरलाइजेशन में लेके आए फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? कमर्शियल बैंक्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक होती हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई जो होती है हमारी, वो कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें आरबीआई डिसाइड करती है। बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से उधार लेती हैं, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जिसमें जितना कैश बैंक में आ रहा है उसका कुछ परसेंटेज जो आरबीआई ने डिसाइड किया है वो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास कैश के रूप में रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई के रोल को थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, आरबीआई के रोल को थोड़ा सा कम कर दिया। अब रेगुलेटर से आरबीआई को फैसिलिटेटर बना दिया फाइनेंशियल सेक्टर का, यानी कि अब फाइनेंशियल सेक्टर डिसीजंस ले सकता है बिना आरबीआई की कंसल्टिंग से, बिना आरबीआई की सलाह से अब फाइनेंशियल सेक्टर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, बिना आरबीआई के सलाह पर कोई भी डिसीजन फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं लिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में जो बदलाव लेके आए उसमें ये बदलाव हुआ कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों की भी स्थापना होगी, प्राइवेट बैंक की, उसमें इंडियन बैंक भी हो सकती हैं, फॉरेन बैंक भी उसमें हो सकती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक वाज रेज टू अराउंड 50%। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी, उसको 50% से बढ़ा दिया। दोज बैंक विच फुलफिल सर्टेन कंडीशन, जिन बैंकों ने कुछ कंडीशंस को पूरा किया है उनको स्वतंत्रता दे दी गई कि वो अपनी नई ब्रांचेस बिना आरबीआई के अप्रूवल के अपनी खोल सकते हैं। बैंकों को परमिशन दी गई कि वो देश से या विदेश से इनकम जनरेट कर सकते हैं, यानी कोई भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो वो देश से या विदेश से उसको जनरेट कर सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इन सबको अनुमति दे दी कि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स आए थे। टैक्स में क्या बदलाव आए? देखिए ये सारे हम लिबरलाइजेशन के अंडर पढ़ रहे हैं। लिबरलाइजेशन में क्या चेंज किए, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चेंज किए, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंज किए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स में क्या बदलाव लेके आए? पहली चीज़, टैक्स को इन्होंने कम किया। 1991 से लगातार टैक्सेस कम हो रहे हैं लोगों की इनकम पर, ठीक है। तो ये महसूस हुआ कि हम ज़्यादा टैक्स जो लगा रहे हैं, अगर हम टैक्स रेट ज़्यादा करेंगे तो जिसकी वजह से लोग जो है वो अपने टैक्स को छुपा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम टैक्स इवेशन, है ना। हाई रेट की वजह से लोग अपने टैक्स को छुपा रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि टैक्स की रेट्स को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी इनकम को खुद ही डिस्क्लोज़ करें और टैक्स भरें, ठीक है। तो एक तो ये चेंज गवर्नमेंट ने किया टैक्स के अंदर, यानी टैक्स को गवर्नमेंट ने काफ़ी सिंपल कर दिया, रेट कम कर दिए, ठीक है। नाउ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स,
फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिफॉर्म किया? 1991 में पेमेंट क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार ने क्या करा? रुपए को डीवैल्यू कर दिया अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी मुद्रा के कंपैरिजन में गवर्नमेंट ने क्या करा? इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो कम कर दी। सपोज पहले $1 में, सपोज अभी मान लीजिए $1 में अगर 70 रुपये हैं, 70 रुपये, और अगर गवर्नमेंट उसको $1 में 75 रुपये कर दे, 75 रुपीज़ कर दे, तो उसको बोलेंगे रुपए का डीवैल्यूएशन हो गया, रुपए की वैल्यू कम हो गई। क्योंकि पहले $1 में हमको 70 रुपये देने पड़ रहे थे, अब हमको कितना देना पड़ेगा? 75 रुपये देना पड़ेगा जब हमको $1 मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? रुपए को डीवैल्यू किया, जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़े और ज़्यादा विदेशी मुद्रा इंडिया में आना शुरू हुई, है ना। तो ये फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स कम होते जा रहे थे, और उस रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया। ठीक है। दूसरा काम गवर्नमेंट ने किया, फॉरेन एक्सचेंज को डीरेगुलेट किया। फॉरेन एक्सचेंज को डीरेगुलेट किया। इट मीन्स फ्रीइंग द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। नाउ मोर ऑफन एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया? विदेशी मुद्रा की जो भी रेट तय होगी वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के आधार पर होगी। यानी अपना कंट्रोल गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस लेके आए? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया पहले कौन सा चीज़ यूज़ कर रही थी? आपने सुना होगा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंडिया वाज फॉलोइंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट। यानी कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करने पर एक प्रतिबंध लगा दिया, रुकावट डाल दी कि इतने क्वांटिटी से ज़्यादा आप किसी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा किया गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने टैरिफ बहुत हाई कर दिए थे, जो टैक्स है उनको बहुत ज़्यादा कर दिया, इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रोल करा। इससे क्या हुआ? इफ़िशियंसी कम हुई और इंडिया में कंपटीशन नहीं था बिल्कुल मार्केट में, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी स्लो ग्रोथ हुई। ठीक है। क्योंकि हम ऐसा ये मार्केट का एक रूल है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज़्यादा मार्केट का ग्रोथ होता है, उतना ही ज़्यादा इनोवेशन होता है। तो कोई भी इनोवेशन नहीं था, कोई ग्रोथ नहीं था। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इसी वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ट्रेड पॉलिसी में जो बदलाव लेके आए, उनका मकसद था कि ये सारी रिस्ट्रिक्शन को हटा देना इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट से, चाहे जितनी क्वांटिटी में आप खरीदो दूसरी कंट्री से, चाहे बेचो। टैरिफ रेट्स, ये टैक्स वैक्स को गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, इंपोर्ट पर उसको कम कर दिया। ठीक है। और इंपोर्ट पर जो लाइसेंस लेना पड़ता था उसको भी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, क्या क्या सरकार ने किया? जो वस्तुएं नुकसानदायक हैं और ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनसे वातावरण को नुकसान पहुंच सकता है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है, उनको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस ज़रूरी नहीं था, इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया। ठीक है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, चाहे जितना आप खरीदो। एक्सपोर्ट ड्यूटी
को ख़त्म कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में इंटरनेशनल मार्केट में हो। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ का मतलब होता है कि हम दूसरी कंट्रीज़ में हम जब गुड्स को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो टैक्स लगता है उस पर, उसको हम एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। उद्देश्य क्या था? व्यापार को लिबरलाइज करने का और इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? ताकि इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़े, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े इंडिया में, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आए और हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी स्थिति में सुधार हो। ठीक है। और एडेप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आए जिससे कि इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की। तो दूसरा वीडियो बच्चों ज़रूर देखना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को लाइक कर जाना। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।